नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज चैनल। साल 2016 का आगाज होने वाला है, लेकिन 2015 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे साल सुर्खियां बटोरी। ये वो खबरें थीं जिसने सरकार से लेकर आम आदमी के बीच अपना प्रभाव छोड़ा है। हमारी खास पेशकश 2015 की पहचान में दिखाएंगे क्या क्या वो घटनाएं हैं जो पूरे साल छाई रही। ओआरओपी की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का आंदोलन काफी तेज रहा। जंतर मंतर पर काफी संख्या में ये सैनिक अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रहे। इन सैनिकों ने संसद तक कूच करने की भी कोशिश की, लेकिन इनको पहले ही रोक दिया गया। आखिरकार सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ा, लेकिन कुछ शर्तें थी। वो थी सरकार पर बढ़ता वित्तीय बोझ। पूरे साल की बड़ी घटनाओं की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर इंडियन आर्मी के रिटायर जवानों ने जंतर मंतर पर डेला डाले रखा। गौरतलब है कि उनकी मांग काफी दिनों से उठ रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान खुद एनडीए के प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इस मामले को उठाया था और कई जनसभाओं में इस मांग को जायज करार दिया था। साथ में यह ऐलान भी किया था यदि उनकी सरकार आती है तो पूर्व सैनिकों की मांग मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मांग काफी तेज हो गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक इस मांग को लेकर धरना देने लगे। इतना ही नहीं, इन पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन भी किया। कई बीजेपी के नेता और मंत्री भी इनके धरने में शरीक हुए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इनके धरने में शामिल हुए और प्रधानमंत्री तक इस मांग को ले जाने का वादा किया। बाद में काफी जहदोजहद के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांग को माना, लेकिन कुछ शर्तों पर। दरअसल इसके कारण सरकार पर एक बड़ा वित्तीय दबाव भी आ गया, जिसे सरकार ने मैनेज किया। तमाम खबरों पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुन्ना राय, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे, ओआरओपी की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन 2015 पूर्व सैनिकों के लिए कितना फायदेमंद रहा? देखिए, जिस तरह से 2015 की बात करें तो एक बहुत बड़ी घटना थी कि ओआरओपी की मांग दरअसल तकरीबन 40 साल पुराना था और 40 साल से ये मांग चल रही थी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी इन लोगों ने मांग करने की कोशिश की, लेकिन जब चुनावी समर में बीजेपी आई तो निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने हरियाणा में घोषणा की कि जो पूर्व सैनिक हैं इनकी ओआरओपी की मांग बिल्कुल जायज है और ये मांग मानी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर से इस पूरे मांग को लेकर के उन्होंने स्वीकार किया, कहीं ना कहीं अगर हम सरकार में आते हैं तो उनके मांगों को अहमियत दी जाएगी, उसको लागू किया जाएगा। और इसके बाद जब सरकार आई, इसके बाद से कुछ दिनों तक प्रतिनिधिमंडल मांग करता रहा कि हमको टाइम दिया जाए और हम मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने लगे और निश्चित तौर से एक धरना प्रदर्शन का दौर चलता रहा और हजारों की तादाद में मैं आपको बताऊं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते रहे, यहां तक कि वो संसद तक कूच करने का प्रयास किए, जिसे पुलिस बल ने रोक दिया था। निश्चित तौर पे सरकार के जो नुमाइंदे थे जो वो भी इसमें शामिल हुए, यहां तक कि खुद मनोहर पर्रिकर खुद आए थे इसमें और उन्होंने सरकार तक इस मांग को पहुंचाया और सरकार ने भी इस मांग को माना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो वित्तीय बोझ था वो सरकार पर आया। बिल्कुल, सरकार पर जाहिर तौर पर वित्तीय बोझ बढ़ा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी थी। ये 2015 का जो साल है वो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में आरोपी याकूब मेनन को आखिरकार फांसी दे दी गई। इस ब्लास्ट में याकूब मेनन पर वित्तीय सहायता करने का आरोप साबित हुआ था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किसी मामले की सुनवाई के लिए खुले रहे। रिपोर्ट देखिए। 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी
याकूब मेमन को फांसी आखिरकार दे दी गई। याकूब के शव को लेकर उसके परिवार वाले नागपुर सेंट्रल जेल से मुंबई के माहिम तक ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली रही और इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया। इसके पहले राष्ट्रपति ने याकूब मेमन के दया याचिका को खारिज कर दिया। रात के 2 बजे 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और अंत में कहा कि पहले से ज्यादा वक्त दिया जा चुका है। गौरतलब है कि याकूब मेमन को 1993 के हुए सीरियल ब्लास्ट में वित्तीय सहायता देने का आरोप साबित हुआ था। इस धमाके में 257 लोग की मौत हुई थी। जी हाँ, तो जिस तरह से याकूब मेनन को फांसी दी गई और ये सवाल भी दरअसल उठता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे एक आतंकवादी की फांसी के लिए ये कहा जा सकता है कि 2 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुला रहा और उसके लिए कई लोग सिफारिश भी करने आए, उन पर भी सवाल रहे। तो ऐसे में मुन्ना जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए? देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा सचमुच हुआ कि 2 बजे रात को 3 जजों की बेंच बैठी थी इस पूरे मामले पे सुनवाई के लिए। हालांकि उसके पहले राष्ट्रपति ने जो है इनकी जो दया याचिका थी उसको खारिज कर दी थी। इसके बाद भी एक PIL लगाई गई और ये कहा गया कि इस पे चूंकि एक अर्जेंट सुनवाई किया जाए, तो उस पे जो है 3 जजों की बेंच बैठी रात को 2 बजे और उन्होंने साफ तौर पे 2 बजे कहा कि ये इस पे काफी वक्त दिया जा चुका है, इसलिए अब वक्त की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर से आरोप जिस तरह से साबित हुए हैं इस वजह से और राष्ट्रपति ने इस याचिका को ठुकरा दिया है, तो निश्चित तौर से वो कुछ नहीं कर सकते। यानी एक इतिहास का पहला बार मैं आपको बताऊं कि 60 साल के लगभग भारत को आजाद हुआ, लेकिन इसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ जब देश में 2 बजे रात को, वो भी सुप्रीम पावर रखने वाली सुप्रीम कोर्ट खुली रही और इस मामले पे सुनवाई की। निश्चित तौर से जी बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि 2 बजे ऐसा देश में पहली बार हुआ था कि 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ था और इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही थी। बहुत तो अगली तीसरी खबर की तरफ हम रुख करते हैं 2015 की, जिसने सुर्खियां काफी ज्यादा बटोरी। साल 2015 में मुंबई का शीना बोरा मर्डर केस काफी सुर्खियों में बना रहा। स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी शीना बोरा का कत्ल किया था और लाश को रायपुर के जंगलों में ठिकाने लगाया था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया। मुंबई का शीना मर्डर केस भी पूरे साल सुर्खियों में रहा। इस पूरे मामले में स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शीना इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। 2012 में इंद्राणी मुखर्जी की बहन शीना बोरा लापता हो गई थी। उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन पुलिस ने गुपचुप तरीके से छानबीन शुरू की। इंद्राणी के ड्राइवर श्याम मनोहर राय से पूछताछ के बाद ही इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इंद्राणी पर ही शीना बोरा की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने अपने ड्राइवर श्याम मनोहर राय और अन्य की सहायता से शीना की हत्या को अंजाम दिया। इस हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। शीना की लाश को दूसरे दिन रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगाया गया। तो 2015 में शीना बोरा मर्डर केस भी काफी सुर्खियों में रहा, इसने भी काफी सुर्खियां बटोरी। और मुन्ना जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि 2015 की बात करें तो काफी सुर्खियों में रहा ये मामला भी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एक तौर से साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं रिश्तों का कत्ल हुआ। शोहरत और दौलत के लिए क्या क्या लोग किस आयाम तक पहुंच जाते हैं, ये साफ दिखाता है ये हाई प्रोफाइल मामला। निश्चित तौर से इंद्राणी मुखर्जी की जो महत्वाकांक्षा थी उसके बीच कहीं न कहीं शीना बोरा, उसकी जो खुद की बेटी थी, वो आती नजर आ रही थी निश्चित तौर से। और एक पूरी प्लानिंग के तहत इंद्राणी मुखर्जी ने इसको अब अपने फ्लैट पे बुलाया और इसके बाद से इसकी गला दबाकर हत्या की गई।
लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग रायपुर की जंगलों में ले गए, जहां राम मनोहर जो राय है उसका जो ड्राइवर था उन्होंने पूरा साथ दिया। निश्चित तौर से जब ये पूरी घटना हो गई तो इसके बाद से पुलिस ने, हालांकि इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, इसके बावजूद भी पुलिस ने इस पूरी घटना को बड़े सिलसिलेवार तरीके से देखा और अंत में ड्राइवर के बिहाफ पे जो है कहीं न कहीं इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट किया और साफ माना कि पूरे घटनाक्रम में इंद्राणी मुखर्जी का सबसे अहम रोल है। जी बिल्कुल। तो 2015 इंद्राणी मुखर्जी के लिए तो काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले से खुलासा हो गया और इस पूरे मामले से पर्दा उठ गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। जो लौटेंगे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपको बताना चाहेंगे 2015 की हम खबरों की बात कर रहे हैं। आखिर कौन कौन सी वो खबरें थी जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। चौथी 2015 की हम खबर आपको बताते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया और भारत लाया गया। ये सरकार की बड़ी कामयाबी थी। छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे के दुश्मन हैं जो कभी एक साथ काम किया करते थे। गौरतलब है कि राजन से दाऊद के बारे में काफी कुछ जानकारियां मिलने की सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है। भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अक्टूबर में बाली से गिरफ्तार किया। वह पिछले 2 दशक से फरार था। कुछ दिनों के बाद राजन को सीबीआई की निगरानी में भारत लाया गया। राजन एक अलग नाम से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। ऑस्ट्रेलिया पुलिस सूचना मिलने के बाद 55 साल के राजन सदाशिव निकालदे उर्फ मोहन कुमार उर्फ छोटा राजन को सिडनी के बाली पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई, इंटरपोल, भारत के आग्रह पर बाली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। राजन पर हत्या, अवैध हथियार रखने और इसका इस्तेमाल सहित कई मामले में पुलिस को तलाशी थी। वर्ष 2000 में उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था, जब दाऊद के आदमियों ने इसे बैंकॉक में एक होटल में घेर लिया था, लेकिन होटल की छत से निकलकर वो भाग निकला। जी हाँ, तो इंडोनेशिया के बाली से छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि कुछ सूचनाएं अब भारत तक पहुंचेगी, यानी कि कुछ खुलासे ऐसे हो सकते हैं जो कि एक बड़े तौर पर देखे जा सकते हैं। 2016 में आखिर क्या कुछ होगा ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुन्ना जी, 2015 की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐसी खबर थी जिसने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है। तो कितनी बड़ी कामयाबी ये कहा जा सकता है कि इंडोनेशिया के लिए है? देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है और इंडोनेशिया से जो हमारा जो प्रत्यर्पण संधि हुआ था उसमें भी एक अहम कड़ी इसको माना जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर से जिस तरह से भारत की विदेश नीति बदली थी और उसी का एक परिणाम आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमारा भारत का जो है पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और इसका एक उदाहरण ये देखने को मिला कि जिस तरह से छोटा राजन को अरेस्ट करके पुलिस जो है सीबीआई यहाँ ले आई, खास करके इंडिया में, इससे जो है दाऊद पे शिकंजा कसने में काफी आसानी होगी। और निश्चित तौर से इसने काफी कुछ ऐसे खुलासे किए हैं कि जब दाऊद के साथ वो काम करता था और किस किस तरह की चीजें और प्रॉपर्टी वो दाऊद बनाया, इन सारी चीजों में काफी हद तक सीबीआई को कामयाबी मिली है। और उसी के बिहाफ पे हो सकता है कि 2016 का जो वर्ष है वो दाऊद पर शिकंजा कसने में काफी हद तक एक कारगर साबित हो सके। जी
चलिए, आपको बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया था छोटा राजन को, और हालांकि सरकार भी ये उम्मीद कर रही है कि काफी कुछ खुलासे 2016 में भी हो सकते हैं। और अगली 2015 की बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं, जिसने 2015 में तहलका मचा कर रखा, असहिष्णुता की। जी हाँ, असहिष्णुता पर सच मानिए पूरे देश में ऐसा बवाल मचा कि आम इंसान सोचने पर मजबूर हो गया। सरकार हो या विपक्ष, शब्दों के तीर चलते थे और सहिष्णुता को हर राजनीतिक दल अपने तरीके से परिभाषित करने में लगा हुआ था। अल्फाजों के तमीज और तहजीब काफी पीछे छूट गए और पूरा देश असहिष्णुता के तंग गलियों में अपने शरीर को कष्ट दे रहा था। पूरे साल की घटनाओं में असहिष्णुता एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। दादरी में अखलाक की कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा हत्या के बाद देश में सच मानिए भूचाल आ गया। हर जगह इंटॉलरेंस की चर्चा होने लगी। संसद हो या सड़क, असहिष्णुता का नंगा नाच हर जगह दिखाई देने लगा। दरअसल असहिष्णुता को देखने का हर राजनीतिक दल का नजरिया अलग अलग था। किसी को देश का माहौल खराब लगने लगा तो पुरस्कार वापसी का तांता लग गया। पुरस्कार लेने में जिसको कोई नहीं जानता, वापसी में प्रसिद्धि अपने आप उसके पास आ गई। मीडिया का मेगा शो होता और वापसी होती पुरस्कारों की। आमिर खान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उनको देश का माहौल खराब लगने लगा। एक प्रेस कार्यक्रम के दौरान तो उसने देश को छोड़ने तक की बात कह डाली। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. जी हाँ, तो ये मुद्दा भी पूरे साल छाया रहा और सुर्खियों में खास तौर पर रहा। असहिष्णुता का जो बवाल है वो अभी तक भी नहीं थमा और ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2016 में ये जो मुद्दा है वो थम जाएगा। तो मुन्ना जी, 2015 की अगर हम बात करें तो असहिष्णुता पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, असहिष्णुता का जो मामला है वो निश्चित रूप से माहौल कम था और बनाया ज़्यादा गया, क्योंकि विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार सामने आ गया था। उनका अपने नज़रिए से वो असहिष्णुता को परिभाषित करते थे और निश्चित तौर से इस मामले को कहीं न कहीं बिहार चुनाव से जोड़ करके देखा गया, जहां सरकार के खिलाफ निश्चित तौर से एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे लग रहा था कि देश में रहने लायक माहौल नहीं है। कुछ ऐसे भी अवार्ड वापसी किए गए जिनको लेकर के कोई आज तक नहीं जानता था कि वो दरअसल इस तरह के पुरस्कार कौन से लोग थे जिनको मिला है, लेकिन वापसी में दुनिया जानने लगी। एक मेगा शो होता था, प्रेस मीडिया को बुलाया जाता था और दिखाया जाता था कि हम देश का माहौल खराब है, इसलिए जो है अपना पुरस्कार हम वापस कर रहे हैं। निश्चित तौर से एक प्रसिद्धि पाने का एक बेहतर तरीका था, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, उसके अंदर ही क्यों ना हो, ये इस तरह की भावना आ गई थी। और निश्चित तौर से आप मानिए विपक्ष काफ़ी हद तक हमलावर था। हालांकि सत्ता पक्ष की बात करें तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं थी और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के दखल के बाद तब जाकर के इस मामले को कहीं ना कहीं शांति ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों ने भी इसको हथियार बनाया और चुनाव में इसका प्रयोग भरपूर तरीके से किया गया। बहरहाल अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर निर्भया का जो मामला है 2015 में एक बार फिर से किस तरह से निकला। जी हाँ, निर्भया कांड से जुड़े मामले में जुवेनाइल आरोपी को छोड़ने और न छोड़ने को लेकर देश में फिर से एक बार चर्चा, परिचर्चा और धरनाओं का दौर शुरू हुआ। संसद से लेकर सड़क तक ये बहस का मुद्दा बना रहा कि निर्भया के माता पिता और कई संगठनों ने हर राजनीतिक दलों के नेताओं से जुवेनाइल बिल पास करने के लिए संपर्क किया। राज्यसभा में 3 साल से अटका हुआ जुवेनाइल बिल आखिरकार पास हो गया। 3 साल पहले निर्भया कांड हुआ, सभी आरोपी पकड़े गए, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन इसमें एक जुवेनाइल भी था जो अपनी 3 साल की सजा काटकर आजाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत ये फैसला दिया और कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत 3 साल से ज्यादा उसे नहीं रख सकते। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन होते रहे। कई संगठन इस कानून में जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 16 करने की मांग पर अड़े रहे।
खुद इस मांग को लेकर निर्भया के माता पिता सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की। अरे उसको एक हफ्ता पहले छोड़ दिया गया था। सरकार को अगर नहीं समझ आ रहा है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज मैं मजबूर होकर रोड पे हूँ, लेकिन हमारे सरकार को कोई फर्क नहीं है। सरकार तो चाहती है कि लोग मरे, जूझे और हम तमाशा देखें। काफी जहदोजहद के बाद जुवेनाइल बिल को राज्यसभा में पास किया गया, लेकिन इसे कानून बनाने में राष्ट्रपति के पास भेजा जाना बाकी है। निर्भया को इस कानून से भले फायदा नहीं पहुंचा हो, लेकिन आने वाले वक्त में इस कानून की काफी उपयोगिता होगी। जी हाँ, तो 3 साल से अटका हुआ बिल 2015 में हालांकि पास हो गया, लेकिन भले ही एंड में हुआ हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2015 में जुवेनाइल बिल पास हुआ है और अब जो भी ये कहा जा सकता है कि नाबालिग इस तरह के जघन्य अपराध करेंगे तो उनको कठोर सजा दे जाने का प्रावधान अब कानून में है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकल के सामने आता है मुन्ना जी, क्योंकि 3 साल से अटका हुआ था, अब 2015 में ये बिल पास हुआ है। हालांकि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल इस बात का कि 2015 में ही क्यों? देखिए, जिस तरह से 3 साल, मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले जब निर्भया मामला हुआ था उस समय जुवेनाइल बिल को लोकसभा में पास तो कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में 3 साल तक वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहा, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे उठते रहे इसको कोई पूछने वाला नहीं था, इस पे जो आवाज़ नहीं उठती थी। इस बार जैसे जुवेनाइल की सज़ा पूरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान के अंदर ये निहित है कि 3 साल से अधिक किसी भी जुवेनाइल को जो है गिरफ्तार करके और उसको कारागार में नहीं डाला जा सकता। निश्चित तौर से उसको एक कन्वेंशन की जरूरत है, उसकी जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखने की जरूरत है। तो इसके बाद से जो स्वयं सेवी संगठन थे वो खड़े हो गए और इस पे जो है काफी हो हल्ला हुआ। यहां तक कि निर्भया के माता पिता भी हर राजनीतिक दल से अपील करते रहे और खुद यहां तक कि राहुल गांधी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक वो मिलते रहे और अंततोगत्वा जो है 2015 में ये बिल जो है राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना बाकी है, जो एक पूरी तरह से एक संविधान के अंदर लॉ बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाना अभी बाकी है और ये पूरी तरह से अब लॉ बन जाएगा, ऐसा कानून पास हो चुका है। जी हाँ, तो और एक खबर एक खास ये भी रही 2015 में कि आखिर हिट एंड रन केस में जैसे लोगों की सांसें थमी हुई थी कि आखिर क्या होगा, क्या सलमान खान बरी हो जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे, तो उस पर से भी कहीं ना कहीं पर्दा हट क्या है, पर्दा उठ क्या है। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। सलमान खान को निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 में सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी से 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक की मौत भी हो गई थी। हिट एंड रन मामले में सलमान खान आखिर बरी हो गए। निचली अदालत ने इस मामले में सलमान के 5 साल की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान से आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, इसमें काफी त्रुटियां हैं। अंगरक्षक पाटिल की गवाही मान्य नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ड्राइवर अशोक की गवाही को भी नहीं माना। 28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉटरी के सामने सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी। बेकरी में काम करने वाले 5 मजदूर घायल हुए, जिसमें एक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर 3 बजे पहुंची। इस मामले में पुलिस ने सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। और 2015 में एक लोगों की बहादुरी का मामला भी सामने आया। अगस्त के महीने में आतंकवाद की एक बड़ी वारदात देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के जम्मू हाईवे पर बीएसएफ के बटालियन पर आतंकवादियों का धावा बोला गया, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए। बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को
मार गिराया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया, जिसे गांव वालों ने पकड़कर सुरक्षा बलों के जवानों के हवाले कर दिया। जिसके बाद बीएसएफ ने नावेद नाम के जिंदा आतंकी से पूछताछ के दौरान बहुत सारे खुलासे किए। अगस्त के माह में आतंक की एक बड़ी घटना देखने को मिली। उधमपुर जिले में जम्मू श्रीनगर पर बीएसएफ के एक काफिले पर हमला कर दिया गया, जिसमें बीएसएफ के 2 कांस्टेबल मारे गए। इस आतंकी घटना में शामिल लश्कर तैयबा का एक आतंकी नावेद को जिंदा गांव वालों ने पकड़ लिया। इस मामले में मोहम्मद नावेद ने अपने दूसरे आतंकी ओमान उर्फ मोमिन के साथ मिलकर गोलियां चलाई थी। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें नोमान मारा गया, जबकि नावेद पहाड़ी की तरफ भाग गया, जहां गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बाद में इसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। नावेद पाकिस्तान का रहने वाला था। बीस साल बाद पंजाब की धरती पर एक बार फिर आतंक ने पैर पसारा। गुरदासपुर के दीनापुर थाने में आतंकियों ने हमला कर दिया। 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 3 आतंकवादियों को मार गिरा दिया गया, जिसमें 9 स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई। पंजाब की धरती पर एक बार फिर आतंकी घटना देखने को मिली। बीस साल बाद पंजाब में ये बड़ी आतंकी घटना हुई थी। जुलाई महीने में गुरदासपुर के दीनापुर थाने में ये आतंकी दाखिल हुए। 11 घंटे लंबे चले ऑपरेशन में सभी आतंकी मारे गए। एक एसपी, 2 होमगार्ड सहित 9 लोगों की मौत हुई। इस पूरे घटना से पूरा देश सहम उठा। सीमा पार करके आए इन आतंकियों को पंजाब पुलिस ने 11 घंटे के ऑपरेशन के बाद मार गिराया। जी हाँ, तो 2015 की तमाम ऐसी बड़ी खबरें रही जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है, जो कि चर्चाओं में रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुन्ना जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम खबरों पर अपडेट देने के लिए और तमाम खबरों की विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो ये 2015 की ऐसी तमाम खबरें रही है, तमाम जो ये कहा जा सकता है कि ऐसी खबरें रही है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है और जो चर्चाओं में रही है, जो लोगों की ज़बान पे रही है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।